हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन। कुछ महीने पहले मैंने वक्फ एक्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे 2013 की अमेंडमेंट ने वक्फ बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी थी, स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज़र, जिसके ज़रिए किसी भी जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है सिर्फ यूजर्स के बेसिस पर। इसका असर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं था बल्कि दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ और प्रॉपर्टी राइट्स पर भी पड़ा। अब एक मेजर लीगल डेवलपमेंट सामने आया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़ के गवर्नेंस को कम्प्लीटली रीशेप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं हर एक प्रोविज़न को सेक्शन के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं बल्कि पूरे लीगल फ्रेमवर्क की क्लैरिटी मिले। और हाँ, अगर आपने मेरा वक्फ एक्ट का पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड 2013 अमेंडमेंट और उसके मेजर इश्यूज को ईजी और क्लियर वे में ब्रेक डाउन किया। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। 2025 के अमेंडमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए वक्फ एक्ट का एक क्विक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, भारत में वक्फ को एक फॉर्मल लीगल स्टेटस मिला था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 के थ्रू, जहां पहली बार वक्फ के डेफिनेशन को लीगली डिफाइन किया गया। उसके बाद 1923 का मुसलमान वक्फ एक्ट आया जिसके अंडर वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हुआ और काफी सालों तक वही फ्रेमवर्क चलता रहा। फिर आज़ादी के बाद 1954 में नए तरीके से वक्फ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तब तक सिस्टम थोड़ा बैलेंस था क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड के डिसीजंस आर्बिट्रेरी होते तो उन्हें सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन 1995 में पूरा फ्रेमवर्क बदल गया। 1954 वाला एक्ट रिपील करके एक नया वक्फ एक्ट 1995 लाया गया। इसमें सबसे पहले सेक्शन 3 में वक्फ की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया और एनी पर्सन ऐड किया गया, यानी अब कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। इसके साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ जिसके डिसीजंस फाइनल और बाइंडिंग होते हैं। सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को ओवरराइड कर दिया गया, यानी जुडिशरी की पावर्स डायरेक्टली बाईपास होने लगी। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें देश की लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर फोकस किया गया। लेकिन इसके रिकमेंडेशंस का यूज करते हुए 2013 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। रिफॉर्म्स के नाम पर वक्फ बोर्ड को और अधिक एब्सोल्यूट पावर्स दे दी गई। सेक्शन 3 में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया जिसका मतलब ये था कि अगर किसी भी जगह पर मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के उस जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर और लॉफुल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, वहाँ ऐसे प्रोविजंस का क्वाइटली इंट्रोड्यूस्ड हो जाना कितना अलार्मिंग था। और इसका रिजल्ट भी सामने है। आज के टाइम पर वक्फ बोर्ड के पास टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है और इनमें से लगभग 4 लाख प्रॉपर्टीज सिर्फ वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आते हैं। मात्र 10 से 12 सालों में ही 4 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज ऐड हो गई, वो भी सिर्फ यूजर क्लेम के बेसिस पर। और इस दौरान ना तो मुस्लिम विमेन की कंडीशंस में कोई खास सुधार हुआ और ना ही बैकवर्ड पशमिंदा मुस्लिम्स के इश्यूज को एड्रेस किया गया। और आखिर कुछ सालों में जब वक्फ बोर्ड ने पूरे पूरे गांव, मंदिर, चर्च और प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स पर भी क्लेम करना शुरू किया, तब पूरा मुद्दा नेशनल स्पॉटलाइट में आया। लोगों ने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सवाल उठाने शुरू किए। इन्हीं सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और ऑनगोइंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए अमेंडमेंट एक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस लाए गए। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में वक्फ शब्द को रिप्लेस करके अब इसका नाम रख दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज आर में एनी पर्सन को स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिया है। अब वक्फ डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ कोई भी व्यक्ति नहीं बल्कि वो व्यक्ति जो कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हो वही एलिजिबल होगा। और उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप भी होनी चाहिए। साथ ही डेडिकेशन में किसी तरह का फ्रॉड या कंट्रीवेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि एनी पर्सन का मतलब अब है a person showing or demonstrating that he is practicing Islam for at least 5 years, having ownership of such property, and that there is no contrivance involved in the dedication. साथ ही इसके क्लॉज आर सब क्लॉज 1 को हटाया गया है। यह सब क्लॉज वक्फ बाय यूजर को डिफाइन करता था।
इसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी कभी भी सिर्फ यूज के बेसिस पर वक्फ डिक्लेयर की गई हो तो उस प्रॉपर्टी का वक्फ स्टेटस कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि अब वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है। चाहे कितने भी सालों में उसका यूज बंद हो फिर भी वो प्रॉपर्टी वक्फ ही मानी जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कहीं भी क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि वक्फ का यूजर बनने के लिए मिनिमम कितने टाइम तक उस प्रॉपर्टी का रिलीजियस यूज होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये क्लियरली लिखा है कि यूज बंद होने से वक्फ खत्म नहीं होगा, फिर चाहे कितने ही सालों से उसका यूज ना हो रहा हो। और यही सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। आप सोचिए, बिना डॉक्यूमेंट, बिना रजिस्ट्रेशन, सिर्फ रिलीजियस यूजेस के बेसिस पर अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ माना जाए तो उसके मिसयूज का कितना स्कोप बन जाता है। वामसी पोर्टल के हिसाब से आज के टाइम पर वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख एकड़ है, लेकिन इसमें से 22 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के अंडर आती है। पिछले 100 सालों में सिर्फ 15 लाख एकड़ लैंड वक्फ के नाम पे थी और सिर्फ 10 से 12 सालों में 22 लाख एकड़ और ऐड हो गई, सिर्फ इस वक्फ बाय यूजर वाले प्रोविजन के बेसिस पर। अब 2025 के अमेंडमेंट एक्ट ने पूरे सब क्लॉज को रिपील कर दिया है। साथ ही इस अमेंडमेंट ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं 2025 के अमेंडमेंट के आने से पहले तक, उन्हें वक्फ ही माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसी का सेक्शन आर सब क्लॉज 4 डिफाइन करता है वक्फ अलल औलाद को। यानी अगर वक्फ अलल औलाद बनाया गया है, मतलब फैमिली वक्फ, तो जब तक फैमिली के लोगों में सक्सेशन चलता रहे वक्फ उन्हीं के लिए होगा। लेकिन जैसे ही सक्सेशन फेल हो जाए, उस वक्फ का पैसा एजुकेशन, डेवलपमेंट और वेलफेयर जैसे इस्लामिक चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होगा। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली वुमेन और चिल्ड्रन पर फोकस किया गया है और वेलफेयर के बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन इंसर्ट की गई है, और मेंटेनेंस ऑफ विडो, divorced women and orphans if Waqif so intends in such manner as may be prescribed by the central government। तो शॉर्ट में समझो कि अगर किसी इंसान ने फैमिली वक्फ यानी वक्फ अलल औलाद बनाया है तो उसकी आने वाली जनरेशन्स यानी बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे लाइन ऑफ सक्सेशन के थ्रू उस वक्फ का फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेकिन अगर कभी लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाए या उनके डिसेंडेंट्स अनट्रेसेबल हो जाए तो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर और दूसरे इस्लामिक चैरिटेबल पर्पस के लिए चली जाएगी। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद अब अगर वाकिफ चाहे तो वह स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है कि अगर लाइन ऑफ सक्सेशन फेल हो जाए तो मेरी वक्फ प्रॉपर्टी का यूज़ विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन और ऑर्फन्स के मेंटेनेंस के लिए किया जाए। अब सेक्शन 3 के बाद 5 नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं। सेक्शन 3A में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक वक्फ नहीं बना सकता जब तक वो उस प्रॉपर्टी का लॉफुल ओनर ना हो और उसके पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या डेडिकेट करने का लीगल राइट ना हो। साथ ही इसके सबसेक्शन 2 में अगर वक्फ अलल औलाद बनाया गया है यानी फैमिली वक्फ, तो इसे वाकिफ के लीगल वारिस जैसे बेटियां, बीवियां और दूसरे लॉफुल वारिसों के इनहेरिटेंस राइट खत्म नहीं होंगे। देखो, वक्फ अलल औलाद का मतलब होता है ऐसा वक्फ जो मुस्लिम इंसान अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बनाता है। ये वक्फ एक प्राइवेट फैमिली वक्फ है जिसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं। पहले क्या होता था ना कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करके अपने कुछ वारिसों को इनहेरिटेंस से बाहर कर देते थे, जैसे सिर्फ बेटों को वक्फ का फ़ायदा मिले या फिर बेटी या फिर बीवी को कुछ ना मिले। लेकिन अब इस नए सेक्शन के ऐड होने से जो भी लीगल वारिस होगा उसके इनहेरिटेंस राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, महिला वारिसों जैसे बेटी, बीवी, इन सबके हक को और भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिला है। साथ ही सेक्शन 3B में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पहले से रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ को 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट पोर्टल पर अपने वक्फ और उनकी प्रॉपर्टीज़ की पूरी डिटेल्स फाइल करनी होगी। और अगर किसी रीज़न से 6 महीने में फाइल नहीं कर पाए तो ट्रिब्यूनल से एप्लीकेशन देकर 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन रीज़न वैलिड होना चाहिए। इसके सेक्शन 3C सब सेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया गया था, चाहे पुराने वक्फ कानून के तहत या नए अमेंडमेंट के तहत, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी उस टाइम के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट थी, तो वो वक्फ डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। देखो, अगर कोई पुराना मंदिर, किला या मॉन्यूमेंट जो ASI के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है और किसी ने उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है, तो वो अब वैलिड नहीं होगा।
साथ ही इंडिया के ट्राइबल एरियाज जैसे कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड्स को कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा, चाहे कोई भी लॉ हो या वक्फ बोर्ड हो। देखो, पहले वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कमिश्नर करता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई है। कलेक्टर ही अब वक्फ जमीन की जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन और रिपोर्ट बनाएंगे। और अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स और 2 वुमेन मेंबर्स भी होंगे। इस एक्ट के सेक्शन 83 के अंडर अब अगर जरूरत पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल को भी वक्फ के केसेस के लिए ऑथराइज्ड कर सकती है। इसके लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। साथ ही अब अगर किसी राज्य में वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पहले ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को फाइनल और बाइंडिंग माना जाता था, लेकिन अब ये फाइनल वर्ड हटा दिया गया है। मतलब अब ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अपील की जा सकती है। और अगर किसी को भी अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन से प्रॉब्लम है तो वो 90 डेज के अंडर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। साथ ही सेक्शन 47 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वक्फ का ऑडिट कभी भी करवा सकती है। ये ऑडिट या तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिटर से होगा या किसी ऑफिसर से जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी। सेक्शन 40 को रिपील कर दिया गया है। ये सेक्शन वक्फ बोर्ड को पावर देता था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। अब ना वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग लिमिटेशन एक्ट 1963 वक्फ प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता था। मतलब अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कभी भी कब्जा हुआ हो तो चाहे जितने भी साल बीत गए हो, वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सकता है। कोई टाइम लिमिट नहीं थी। ये देखो, ये कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर थी। बाकी सब पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता था, लेकिन सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज पर नहीं होता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। मतलब अब वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट्स भी अब समय के दायरे में फाइल करने पड़ेंगे। देखो, लिमिटेशन एक्ट बताता है कि किसी भी केस को कोर्ट में फाइल करने का टाइम लिमिट क्या होगा, और हर केस के लिए ना लॉ एक फिक्स टाइम देता है। और अगर उस टाइम पीरियड के बाद केस फाइल किए जाते हैं तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब तक ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं हो रहा था। इस वजह से किसी भी लैंड, सिटी, विलेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सब पर क्लेम हो रहा था। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो कई जगहों पर डिमांड हुई थी कि पुराने मंदिर या धार्मिक जगह जो तोड़ दिए गए हैं उन्हें वापस बनाया जाए। लेकिन 1991 में सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जिसके अकॉर्डिंग 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। तो ये एक तरह था पीस बनाए रखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ही वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 107 के अंडर एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब वक्फ बोर्ड पुरानी से पुरानी प्रॉपर्टी को भी कभी भी क्लेम कर सकता है, चाहे 200 साल पुरानी ही क्यों ना हो। अब 2025 के अमेंडमेंट में ये बदलाव आया है कि लिमिटेशन एक्ट को वक्फ प्रॉपर्टी पर भी लागू किया जाएगा, जैसे सब पर होता है। तो मैंने इस वीडियो में लगभग सारे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स को कवर कर दिया है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप हर एक क्लॉज को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने लोकसभा में पास हुए अमेंडमेंट बिल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप खुद से आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि अगली बार नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।